हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए फुल पेपर, चाहे आपका जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या रीजनिंग हो। साथ ही जिस तरह से अभी तक एसएससी ने एमटीएस का पेपर बनाया रहा है, बिल्कुल उसी के पैटर्न पे आज की सेशन हम लोग साथी टोटल पेपर हल करेंगे। यदि आपकी अभी शिफ्ट की बाकी एग्जाम, तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि देखिए साथी, चौथे सप्ताह से जब एसएससी ने एमटीएस का पेपर बनाना स्टार्ट किया है, तो जो सवाल का लेवल है साथी, वो मीडियम लेवल का रख दिया है। पहले ऐसा होता था कि इजी से मीडियम लेवल का रखता था, लेकिन अब साथियों मीडियम से लेकर हार्ड लेवल का सवाल बनाना स्टार्ट किया है। तो अब जिनका भी एग्जाम आने वाला शिफ्टों में, तो ये सेशन साथी उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए कि साथी, क्योंकि जो हमने इसमें सवाल रखा है ना, ऐसा सवाल रखा है कि आपके शिफ्टों के लिए बहुत जरूरी है ही, और आपको इससे आइडिया लगेगा कि किस तरह का सवाल आपके पेपर में बन रहा है। क्योंकि दोस्त, आपका पूरा पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही ये पेपर हमने आपके लिए बनाया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फुल पेपर हल करेंगे, जिसमें साथी हम लोग केवल 58 ही क्वेश्चन से आपको आइडिया लगा देंगे कि आपका पेपर किस लेवल का आने वाला है, चाहे आपका अक्टूबर के इस महीने में भी एग्जाम बाकी है या अगले महीने में बाकी है। तो यदि साथी 58 क्वेश्चन करेंगे, यदि आपका 50 सही होता है, तो आपका समझिए तैयारी बहुत अच्छी लेवल की है और सभी शिफ्टों का निचोड़ है। और सबसे जो मोस्ट वेटेज वाला सवाल इस समय बन रहे हैं, वो साथी एक वर्ड में हम आपको बता दे रहे हैं, वो हार्ड लेवल का बन रहा है। और साथ ही हिस्ट्री सबसे अधिक क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके और हिस्ट्री दोनों बराबर कर दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। क्लास टाइमिंग सुबह 8 बजे रहती है, दोपहर 11:30 बजे। आज से साथी आपका रेलवे की क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि आरपीएफ से स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए, हमने आपको कल एक क्लास में बताया था कि आरपीएफ की क्लास अब लगेगी, जो कि डेली सुबह 11:30 बजे लगेगी, और शाम को 6:30 बजे एसएससी एमटीएस की ही क्लास रहेगी। बस एक क्लास चेंज हुई, सुबह 11:30 बजे आरपीएफ की, एज इट इज़ वही हमारी 2 क्लास एमटीएस के लिए रहने वाली है। ओके दोस्त, अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फुल पेपर को हम लोग हल करते हैं और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक कौन सी नर्तकी थी। तो पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक साथी कुचिपुड़ी नर्तकी थी। तो पहले का हम लोग क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड क्या दिया है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में कई परिकल्पना की गई है। तो साथी, जो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में राज्यों का संघ में कई परिकल्पना की गई हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो साथी, अनुच्छेद 1 में भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड क्या दिया है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त, जो लेसन्स ऑफ टॉट मी अननोइंगली पुस्तक के लेखक हैं, वो साथी अनुपम खेर हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे था। तो साथी, जो लॉर्ड मैकाले का संबंध आपने केवल एक ही वर्ड में पढ़ा होगा, क्यों, वो भारत में शिक्षा, क्या अंग्रेजी शिक्षा शुरू करना था इसका, और वो भी किया भी था। लेकिन साथी, पूरा इसका संबंधित क्या है, देखिए, कानूनों का संहिताकरण और भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया है, न्यायिक समीक्षा को किस संविधान से लिया गया है। तो दोस्त, जो न्यायिक समीक्षा है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है ना, तो ये बात याद रखिए, उसको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस ना करके जीके फोकस करना है। क्योंकि इंग्लिश में यदि आपकी तैयारी अच्छी लेवल की है, तो आप हर एक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे दिक्कत आ रही है जीके में इस टाइम, याद रखना है साथी। मनरेगा का शुभारंभ कब किया गया था। तो साथी, मनरेगा का शुभारंभ 2006 में किया गया था। यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 7 क्या दिया, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की। तो साथी, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की थी। तो दोस्त याद रखिए, 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट की थी। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए
नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 साथी क्या दिया है, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। देखिए साथी ये सवाल हमने 2 से 3 बार कराए, अब देखिए आने वाले शिफ्ट में ये सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया था। तो साथी 1856 में पारित किया गया था, 1856 में पारित किया गया था। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 9 क्या दिया है, भारत में जनगणना अधिनियम ये किस वर्ष के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। तो साथी ये जो भारत में जनगणना यानी जनगणना अधिनियम था ये आपका 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप यहीं पे याद करोगे, आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। और चैनल पे नया तो साथ ही सब्सक्राइब जरूर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि अभी आपका एग्जाम 14 नवंबर तक होना है, तो हमें 14 नवंबर तक की क्लास आपको डेली प्रोवाइड करनी है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो सर जी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करें तो धर्मपाल हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 मेरे भाई, अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 23-24 इसमें क्या वर्णन होता है। तो सर जी शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 क्या दिया है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो साथ ही भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कि नागरिकता से संबंधित रखता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, काफ़ी जी सवाल है सर जी, तमिलनाडु से संबंधित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 14 क्या दिया है, रागिनी डैश राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है। बताइए साथी रागिनी किस राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो साथी याद रखिएगा आप लोग हरियाणा से है, तो ऑप्शन सी क्या बनेगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना जाएगा। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे साथी, आप सभी का एग्जाम किस डेट को है, एक बार जरूर बताइए कि कल एग्जाम है या नहीं, अभी किस किस डेट को एग्जाम है ये जरूर हमें बता दीजिएगा साथी, क्योंकि देखिए पेपर का लेवल आज हमने एनालिसिस पूरा किया, यानी कल का पेपर तीनों शिफ्टों के एनालिसिस किया, उसके बाद आपकी तैयारी उसी लेवल की हमें करानी है और क्वेश्चन का लेवल वही आपको प्रोवाइड करनी है। देखिए निम्नलिखित व्यक्तित्व में से उड़ीसी नृत्य का प्रतिपादक कौन है। तो इन व्यक्तित्वों में से उड़ीसा नृत्य का प्रतिपादक कौन है साथी। तो दोस्त याद रखिए मायाधर राउत हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है, आपूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था। तो साथी आपूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था। तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। यहाँ से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 17 क्या दिया है, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणगौर एक फेमस त्यौहार है जो कि साथी ये मनाया जाता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो कि मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 18 क्या दिया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। देखिएगा साथियों जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है साथियों, उससे पहले आप लोग जो जो टॉपिक क्लियर किए होंगे ना उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एमटीएस में ऐसे सवाल बन रहे हैं ना, यदि आप कोई सवाल मतलब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप साथी अधिनियम से कोई सवाल पढ़ रहे हैं, तो जितने भी अधिनियम से सवाल बनते हैं ना आप पूरा कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चाहे आप घराना से, मान लीजिए घराना में आप लोग मेवाती घराने से सवाल पढ़ रहे हैं, तो मेवाती घराने में जितने भी व्यक्ति संबंधित है उन सारे व्यक्तियों के नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जाए, क्योंकि आप यदि उस मेवाती घराने में 10 व्यक्तियों के नाम है तो 5 पढ़ के गए, 5 लास्ट में पूछ देगा। ऐसे सवाल बन रहे हैं पेपर में, ये बात हमेशा याद रखिएगा भाई जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होने वाला। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे द्वारा पहला व्यक्तिगत स्टार्ट किया गया था, विनोबा भावे द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या दिया है, नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो साथी नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र ये लिखा गया था भरत मुनि द्वारा। ऑप्शन है मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 20 क्या दिया है,
निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है? तो साथ ही किस पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है? तो दोस्त याद रखिएगा पूर्वी घाटी में है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 21 क्या दिया है? चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि है जो मंदिरों के उपहार में दी जाती है। तो साथ ही चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह कौन सा भूमि है जो कि मंदिरों को उपहार में दी जाती है? तो साथ ही वह है आपका तिरुनामाटुकन्नी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नाम भी देखिए भाई, तिरुनामाटुकन्नी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 दिया है। किस भाषा को पूर्व की इतालवी के नाम से जाना जाता है? तो साथ ही किस भाषा को पूर्व की इतालवी के नाम से जाना जाता है? ये साथ ही तेलुगु को जाना जाता है। यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या दिए है? कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। तो साथ ही जो कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित वो कौन है जो कि अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है? तो वो साथ ही पुरंदर दास है। तो यहाँ से मेरे भाई ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। निम्नलिखित में से भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथों की मुद्रा हैं? तो साथ ही किस शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथों की मुद्राएं हैं? ये साथ ही केवल कथकली में ऐसा है जो कि 24 हाथों की मुद्राएं हैं। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या दिया है मेरे भाई? कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो सर जी ये आपका गुस्साड़ी के लिए किया गया। ऐसे सवाल पूछेगा कि 2021 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया, तो आपको नाम याद होना चाहिए कनक राजू। 4 ऑप्शन नहीं, उसमें आपका कनक राजू को ऐड किया रहेगा, तो आप लोग कनक राजू पे लॉक करेंगे। ओके दोस्त, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया है? उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो उर्मिला सत्यनारायण ये साथी मेरे याद रखिए भरतनाट्यम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। श्री दीपक मजूमदार को किस वर्ष का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो श्री दीपक मजूमदार को साथ ही याद रखिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या दिया? बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो सर जी बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो साथी मणिपुरी की हैं। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या दिया? लुई नगाई नी त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो साथ ही लुई नगाई नी त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो साथ ही याद रखिएगा आप लोग ये मणिपुरी से है। यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 30 क्या दिया है? माधवपुर मेला में आयोजित किया जाता है। तो बताइए माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पोरबंदर में किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। यूरोपियन चैंपियन कप या हेनेकन कप किस खेल से संबंधित है या किस खेल से संबंधित रखता है? यूरोपियन चैंपियन कप या आपका हेनेकन कप। साथ ही ये आपका संबंधित है रग्बी से। यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन याद हो रहेंगे। साथ में याद रखिएगा आपको टाइम यहाँ से बचत रखने के साथ साथ आपको जो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करने का प्रयास करना है, अब जिनका भी एग्जाम आने वाला है। देखिए 32 द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो साथी द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, इस पुस्तक की लेखिका कौन है मेरे भाई? याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन ताहिरा कश्यप खुराना है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या दिया है? इंडिया एट रिस्क निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया एट रिस्क किसके द्वारा लिखी गई है? तो जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या दिया है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? तो बताइए ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? तो साथ ही अनुच्छेद 80 ऐसा करता है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 क्या दिया है?
बदरुद्दीन तैयबजी ने किस सन में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? बिल्कुल सर जी, बदरुद्दीन तैयबजी ने मद्रास में किया था मेरे भाई ने। क्या आप बता सकते हैं साथी कि कोलकाता वाला जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था जो कि 1886 में हुआ था, इसमें साथियों किसने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कि दूसरी थी, याद रखना है। ये साथी तीसरी थी जो कि मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबोधित किया था। ये वर्ष 1887 में किया था, याद रख। 1885 मुंबई में हुआ था, सेकेंड वाला हुआ था कोलकाता में 1886 में। वो कौन किया था, यही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। तीसरा मद्रास में 1887 में हुआ था, याद रखिएगा। इसमें साथी आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बताइए साथी, 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो दोस्त ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 37। सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इंग्लिश के सवाल आपको मिलेंगे, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इनमें आपको केवल एक वर्ड से ऐसा जो मिस रहेगा ना वही बता देना है। हमने आपको डेली क्लास में बताते हैं कि केवल एक वर्ड से वो मिस स्पेल्ड वर्ड रहेगा। जैसे देखिए एकोमोडेटिव, पहला स्पेलिंग इसमें मिस स्पेल लग रहा है, क्योंकि देखिए इस एकोमोडेट जिसे आप लोग उदार बोलते हैं साथी ना, तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? ई डबल सी होता है मेरे को। देखिए यहाँ पे केवल सिंगल सी दिया है ना, तो यहीं से यहाँ से मिस हो गया, ई डबल सी, फिर उसका तो यही सब आपका मीनिंग हो जाएगा। सिंपल सा साथी, ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फेनोमेनन मतलब क्या होता है? घटना होता है। क्या होता है? घटना। और कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम लोग एक सीट कंफर्म करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? नुस्खे, दवा का पर्चा, इस तरह का। तो यहाँ से हम लोग का मिस स्पेल्ड है एकोमोडेटिव, जिससे आप लोग उदार बोलते हैं। केवल सिंपल यहाँ पे डबल सी रहता ना तो बिल्कुल ये राइट रहता, लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल सी है, इसलिए साथी ये रॉन्ग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 38। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। आपको यहाँ से अपोजिट मतलब आपको बता देना एंटोनिम, सिंपल सा विलोम शब्द। जैसे एवर्जन, एवर्जन का मतलब से घृणा जिसे बोलते हैं ना, घृणा किसी से, या द्वेष बोलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं सदी? एवर्जन बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा? एंटीपैथी हो जाएगा। क्या एंटीपैथी मतलब भी होता है सदी, याद रखिए घृणा ही होता है। और लाइकिंग मतलब सर जी पसंद होता है, किसी से हम लोग घृणा करते हैं तो पसंद भी हो सकता है इसका, तो बी करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। सिंपैथी तो हो नहीं सकता, सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता है। और लकी मतलब हम लोग भाग्यशाली हैं कि पेपर आपका इजी मिले भाई आपके शिफ्ट के लिए, तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एवर्जन का लाइकिंग होगा, अपोजिट, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 39। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो आपको इनमें से चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड करना, केवल एक एक में डिफरेंट रहेगा, तो साथ ही आपको चूज करना। डिजर्टेशन का मतलब क्या होता है? न जो कि आप लोग किसी चीज़ के ऊपर सोचकर बहुत उसे ब्रीफ में लिखते हैं, यानी आप क्या बोल सकते हैं? निबंध बोल सकते हैं, तो उसको डिजर्टेशन बोलते हैं। तो डिजर्टेशन का जो राइट स्पेलिंग होता है मेरे भाई, DISS होता है, ERTATIONS होता है, DISSER होता है, DI देखिए DISSER होता है यहाँ से, DI रॉन्ग, DISSER देखिए सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। पीपुल जनरली अवॉइड एट मिडनाइट, मतलब कहने का क्या मतलब है सर जी कि पीपुल जनरली अवॉइड एट मिडनाइट। स्टेइंग ऑप्शन के, इससे आप लोग ऑप्शन से हल कर सकते हैं। स्टेइंग आउट, बिल्कुल ये हो सकता है, यदि आप सेंटेंस को पढ़कर समझ गए होंगे तो ये आपका पहला राइट ऑप्शन मैच किया होगा। जैसे आप देखते हैं आमतौर पर लोग आधी रात को बाहर मतलब कि रहने से बचते हैं ना, तो स्टेइंग आउट हो जाएगा। स्टेइंग ऑन, तो आधी रात को हम लोग तो बाहर रहने से क्या हम लोग रहते हैं, पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग बचते हैं ना। तो साथ ही क्या हो सकता है? पीपुल जनरली अवॉइड स्टेइंग आउट एट मिडनाइट। आमतौर पर लोग आधी रात को बाहर रहने से बचते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका साथी? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड एंड मार्क द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंगली। तो साथ ही आपको सिंपल सा जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको राइट ऑप्शन देना है। जैसे जीत हैड डन इट
इट विथ कंज्यूमेट एप्लॉम। अब आपको एप्लॉम का मतलब समझना पड़ेगा। तो क्या होता है मेरे भाई, अभिमान जिसे बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं कि जैसे कि देखिए जीत ने इसे पूरी शिद्दत से किया था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एप्लॉम का मतलब अभिमान हो जाएगा। तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा क्या, आप बता, आत्मविश्वास यानी खुद खुशी भी बोल सकते हैं, साथ ही इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वासी, डिफिडेंस तो साथ ही आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा मेरे भाई, कॉन्फिडेंस जिसे जीत ने इसे पूरी शिद्दत से किया था, तो उसके अंदर क्या था, कॉन्फिडेंस था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है मेरे भाई। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 42 क्या दिया है, सभी बताएंगे। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में एक से अधिक पत्नियों रखने की पत्नी रखने की प्रथा, उसको क्या बोलेंगे, बाईगैमी, द्विविवाह, मिसोगैमी आपका विवाह द्वेष, पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, बिल्कुल ये हो सकता है बहुविवाह हो जाएगा, पॉलीगैमी होगा, जो कि एक ही समय में एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा को पॉलीगैमी बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल मेरे भाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 क्या दिया है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड करना है। पहला ऑप्शन देखिए प्लफी, प्लफी का राइट स्पेलिंग क्या होता है सर जी, FLUFFY होता है, डबल एफ होता है ना कि सिंगल। हमने आपको बताया केवल एक एक वर्ड से आपको पेपर में देखने को मिलेगा, या तो मिस स्पेल रहेगा, या तो इनकरेक्ट रहेगा, या तो राइट रहेगा। जैसे प्लफी मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक प्रकार का रोएदार, भुलक्कड़, शराबी, बिल्कुल ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 44 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब क्या होता है, मुहावरा होता है, बिल्कुल मुहावरा आपने हिंदी में किया होगा। तो देखिए क्या दिया आपका मुहावरा, सभी साथी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, इसका मतलब साथी कि जैसे कि कोई चीज़ अच्छे भाग्य की आशा करते हैं हम लोग, या कि किसी की मतलब कि किसी चीज़ मतलब हमारा क्या होता है, कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, तो इसका मतलब साथी हो जाएगा होप फॉर गुड लक फॉर पॉजिटिव हो जाएगा साथी। जैसे कि अच्छे भाग्य की हम लोग आशा करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कीप योर फिंगर क्रॉस्ड या होप फॉर गुड लक फॉर पॉजिटिव आउटकम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 45 के दिया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। भाई फिर से इडियम आया यानी मुहावरा। कीप काउंट ऑफ मतलब कि किसी संख्या या कुल की रिकॉर्ड करना है, या रखना है, या याद करना है, जैसे कि अपने खर्चे का सही हिसाब रखना महत्वपूर्ण होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कीप काउंट ऑफ मतलब कि पूरा टोटल याद रखना, टू रिमेंबर अ टोटल। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 में भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। रिवफ एंटोनिम विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिघात, रोक, पराजय। रिवफ मतलब क्या होता है साथी, एक प्रकार का बोल सकते हैं प्रतिघात बोल सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं रोक बोल सकते हैं, या पराजय। तो अप्रूव मंजूरी, ब्रूस या बोल सकते हैं हाई स्पिरिट, या शोभ क्या बोल सकते हैं, तो सर ये अप्रूव बोल सकते हैं, मंजूरी बोल सकते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। एक्सेप्ट भी होता है साथी, याद रखिएगा रिबफ का क्या होता है, एक्सेप्ट भी होता है मेरे भाई। ऑप्शन ए रिबफ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 47, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, वन वर्ड में बताना है। जैसे कि ऐसा व्यक्ति जो कि अराजकता को स्थिति में विश्वास रखता है। अब अराजकता का मतलब आप समझिए, वह व्यक्ति जो साथी मतलब कि अधिकार की अनुपस्थिति कारण अव्यवस्था की करता है, जो कि साथी अधिकार की अनुपस्थिति कारण अव्यवस्था करता, उसको अराजकता बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव इन ट्राई टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, तो इसका मेरे मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अराजकता की स्थिति में विश्वास करता, तो उसको क्या बोलेंगे साथी, याद रखिए उसे एनार्चिस्ट बोला जाता है, एनार्चिस्ट बोला जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 मेरे भाई क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनी। अब रीजनिंग के सवाल मिलेगा, जैसे कि आपका देखिए 5 का संबंध 25 से है, तो हमें 6 का संबंध बताना है। सर जी इतना सवाल कराएंगे, 5 से 25 कैसे बन सकते हैं, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कीजिए 36। क्या भाई ऐसे सवाल, डी ऑप्शन। ऐसे सवाल एक एक 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, इसलिए हम करवा रहे हैं। चलिए तरीका बस समझने
तरीका समझिए बस। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। आर्ट का संबंध BSU से है तो MRV का संबंध किससे हो जाएगा? पहला ऑप्शन हम लोग उठाते हैं, ART BSU। कोट कीजिए 1 18 T20 B 2 S आपका 19 U आपका X। भाई 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 एक बात देख रहे हैं, X A से B R से S T से U, भाई +1 सिंपल सा, +1 कुछ भी दिमाग नहीं लगाए। एक बार देखिए B R के बाद S T के बाद U, तो अब हमसे किसका पूछा? M से MRB का पूछा। M के बाद क्या होता है? यहीं पे हम लोग कर देते हैं, M के बाद N आता है, तो N किसी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन केवल B में है और ऑप्शन केवल D में है, और ऑप्शन A को काट दीजिए, ऑप्शन C को काट दीजिए, क्योंकि जस्ट उसके एक के बाद हमें बताना है। R के बाद क्या आता है? S आता है, R के बाद S, तो यहाँ पे NS। देखिए ऑप्शन B मैच कर गया मेरे भाई, मैच कर गया, क्योंकि देखिए जैसे प्रश्न में दिया ना कि ART का संबंध BSU से, A के बाद देखिए B किया है, फिर R के बाद S किया है, T के बाद U किया, हमने भी क्या किया है, हमने भी साथी M के बाद देखिए N किया, फिर उसके बाद R के बाद S किया, V के बाद क्या आता है, क्या आता है V के बाद? W आता है, तो NSW, सिंपल सा। देखिए बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 50, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कार, साइकिल, टायर, ट्रक। चलिए विषम शब्द बताइए कौन सा हो सकता है, अपने हिसाब से बताइए। हम ये सवाल आप सभी को होमवर्क में देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए सवाल का राइट ऑप्शन। चलिए बताइए सभी दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जैसे 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से 21, क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है। चलिए इस तरह का सवाल, जैसे देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड करा है बीच बीच में। 11 से 13 +2, 13 से 16 +3, 16 से 18 +2, 18 से 21 +3। देखिए +2 +3 +2 +3, यानी लास्ट में हम लोग +2 कर देंगे, क्योंकि +2 +3 +2 +3 +2, यानी 21 में 2 जोड़िए 23, क्वेश्चन मार्क जगह 23। क्या रहा आप सभी का? डी ऑप्शन 51 का मेरे भाई, डी बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। नेक्स्ट नंबर आपका बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 52 क्या दिए हैं। देखिए यदि हैशटैग का अर्थ घटाव है, ये सवाल आप एकदम ध्यान से देखेंगे, साइन इंडिकेट कर रहा है, जो साइन बोलेगा बिल्कुल हम लोग वही समीकरण में रखकर बॉडमास के नियम से हल करेंगे। जैसे देखिए यदि हैशटैग का अर्थ घटाना है, एंड का अर्थ भाग है, @ का अर्थ जोड़ है, और परसेंटेज का अर्थ गुणा है, तो ये समीकरण दिया, इसमें रख के आपको मान निकालना है। बिल्कुल भाई हम लोग हल करेंगे, भागेंगे नहीं इस तरह का सवाल हल करने के लिए। जैसे देखिए समीकरण 505 एंड 505, एंड का अर्थ क्या दिया है, एंड का अर्थ आपका भाग दिया, तो एंड की जगह हम लोग भाग 5 दिया है। उसका तो 5 के बाद हैशटैग, हैशटैग का अर्थ घटाना है, तो हैशटैग की जगह हम लोग घटा दा, कितना है 4 है बिल्कुल। फिर उसका देखिए @ है, @ का अर्थ क्या दिया है, @ का अर्थ आपका जोड़, तो @ की जगह हम लोग जोड़ कर दिए, कितना है 20 है। उसका देखिए तो परसेंटेज है, परसेंटेज की जगह हम लोग कितना रखेंगे, परसेंटेज का मतलब देखिए भाग हो गया, माइनस हो गया, प्लस होगा, सिंपल सा गुणा हो सकता है, और देख लीजिए गुणा भी दिया होगा, देखिए यहाँ से परसेंटेज का अर्थ आपका गुणा दिया है। तो बस अब क्या करेंगे, बॉडमास के नियम लगाएंगे। बॉडमास के नियम में सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। तो देखिए यदि हम 5 के डिवाइड 505 में करेंगे तो 101 आ जाएगा, 5 से कटेगा 0 एज इट इज 5 एकदम। उसका देखिए -4 प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड तो कर दे, उसका मल्टीप्लाई, देखिए 20 × 5 100 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई। उसका देखिए ये प्लस में है और 100 प्लस में, 101 और 100 कितना होगा, 201 हो जाएगा। -4 है तो 201 में से -4 घटाएंगे तो 197 हो जाएगा। क्या देखिए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही बी ऑप्शन। भाई देखो हमने कुछ भी नहीं किया, जो आपका प्रश्न बोला है, जो साइन जो इंडिकेट किया है, जो साइन बोल रहा है कि इसके स्थान पर ये रखो, तो हमने वही किया है। जैसे देखिए
हैशटैग का अर्थ घटाना था तो हमने समीकरण में हैशटैग की जगह घटाना रख दिया। उसके बाद एंड का अर्थ भाग बोला तो एंड की जगह हम लोग भाग रखें। उसके बाद परसेंटेज का अर्थ मतलब गुणा बोला तो गुणा रखा। उसके बाद साथ ही हम लोग @ का अर्थ प्लस किया तो प्लस रख दिया। सिंपल से हम लोग बॉड मास के नियम लगा दिए। तो साथ ही इस तरह से टोटल 52 क्वेश्चन आपका जीके इंग्लिश रीजनिंग किया। अब देखिए आपके सर लेंगे मैथ के क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे सॉल्व करेंगे, वही पैटर्न हम लोग मैथ के देंगे जो आपके पेपर में इस समय एमटीएस में पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। चैनल पर नहीं है तो साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। और आज से आपके रेलवे क्लास 11:30 AM पे चलेगी। एक बार यदि आप तैयारी करें तो जरूर देखिएगा। साथ ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 53 क्या दिया है। हाँ तो साथियों चलिए, अभी तक आप लोग जीके और जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। चलिए हम उसी के आगे अब बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है। कितना है? 360 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो लाभ का मान क्या होगा? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कोई लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को। देखिए कोई भी हमारा लाभ या हानि होता है वो किस पे होता है हमारा, कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा हमेशा किस पे होगा, वो हमारा होता है क्रय मूल्य पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। और हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है, वो कितना दिया है? 360 रुपये दिया है। अब दिया है कि इसी पे हमको लाभ हो रहा है, यानी लाभ का मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और वो कितना हो रहा है? 32%, यानी जो हमको 32% का लाभ हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 360 रुपये पे। तो बस वहीं 360 रुपये का 32% निकाल लेंगे और हमें लाभ का मान पता चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो लाभ जो प्रॉफिट होगा या जो लाभ होगा वो कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा हमारा 360 गुणे 32 और प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो 100 से भाग करते हैं तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो काट दीजिए, 0 से क्या हो जाएगा आपका? ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे, ये कटेगा आपका 5 बार में, ये कटेगा आपका कितने बार में? 16 बार में। तो कर लीजिए। तो देखिए 16 छक्का कितना होता है? 96, 16 48 और 48 और 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 57। तो 576/5 कर लीजिए। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 6 5 बच्चे 25 पॉइंट आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से करते हैं हम लोग। तो देखिए क्रय मूल्य दिया था हमें, क्रय मूल्य दिया था और लाभ प्रतिशत में दिया था, लाभ का मान निकालना। तो बस सीधे क्या करें हम, क्रय मूल्य का 32% निकाल दिए, वहीं हमको लाभ पता चल गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8/7 क्या है? 8/7 और 5/6 दोनों के व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? ठीक, तो देखिए तो पहले क्या करा है कि 8/7 और 5/6 के व्युत्क्रमानुपाती का योग निकालते हैं। तो देखिए तो 8/7 का व्युत्क्रमानुपाती होगा वो कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 5/6 का जो व्युत्क्रमानुपाती होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 6/5। अब दिया है दोनों के व्युत्क्रमानुपाती का योग, यानी इसका और इसका योग निकालना है। तो इसका योग निकालने के लिए 7/8 प्लस 6/5 कर दीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 5 7 35 प्लस ये देखिए 8 8 6 48। तो देखिए 8 5 कितना हो जाएगा आपका? 13 और 4 3 7 और एक हासिल 8 इतना बट्टे 40। तो ठीक, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा जो योग है उसका भी व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो वो आ जाएगा हमको 40/83। ठीक, देखिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है?
8800 रुपये हो जा रही है। तो बताइए राशि क्या होगी। ठीक, तो कैसे निकालेंगे। देखिए अमाउंट दिया है, तो अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है ना। तो निकाल लीजिए। मान लीजिए जो हमारा अमाउंट या मूलधन था वो पी है। ठीक है, बेसिक से बता रहे हैं, अभी इसका शॉर्ट मेथड बताते हैं। मान लेंगे क्या है हमारा मूलधन पी है, लगा दीजिए फॉर्मूला। तो अमाउंट दिया है हमको 8800 हो जा रहा है। ठीक, मूलधन हम पी माने। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणे रेट। रेट कितना दिया है 25 और समय दिया है 4/100। तो देखिए 25 चौका 100, 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 8800 बराबर पी, और साथ में आप कुछ बचा नहीं है तो यहाँ बस पी है। तो यानी आपका आ गया 8800 प्लस 8800 इजक्वल टू 2p, यानी p का वैल्यू कितना आ जाएगा 8800 डिवाइड बाई 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4400। ठीक, कोई है, हाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, जो देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मूलधन का जो p इंटू आर इंटू टी बट्टे 100 यही होता है ना। तो देखिए जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, वो हमारे मूलधन का आर टी बटे 100 है ना। तो देखिए परसेंटेज में अगर हम बदल दें आर इंटू टी बट्टे 100 को अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहें तो क्या होता है 100 से गुणा करके परसेंटेज का निशान लगा देते हैं। तो 100 से 100 का इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी आर इंटू टी। ठीक, आर इंटू टी परसेंट आया। ठीक, तो जो हमारा याद रखिए जो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, मूलधन का RT% होता है साधारण ब्याज। ठीक, क्या होता है, मूलधन का RT% होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी अगर आप RT% करेंगे तो 25 चौका 100 और 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा, यानी PE आ जाएगा, यानी मूलधन जो होगा वहीं उसका ब्याज भी हो जाएगा 4 साल का, यानी P प्लस P 2P। तो इस तरह सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसी वाले से किसी एक से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 2808 रुपये है। ठीक है, एक मेज का विक्रय मूल्य 2808 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो मान लीजिए जो मेज का क्रय मूल्य है वो कितना है हमारा x रुपये। ठीक, तो हमको दिया लाभ प्रतिशत 17% है, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है हमारा क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक, तो निकाल लीजिए। तो देखिए या इसको हम लोग ऐसे रख दें, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है, और लाभ कितना है 17% है, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है 117%। ठीक, और यही किसके बराबर है आपके 2808 के बराबर है। किसकी वैल्यू हो जाएगी ये 117% की वैल्यू। ठीक है, 117% की वैल्यू कितनी है 2808, हमसे क्रय मूल्य पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछा है। तो बस लगा लीजिए यहाँ पे वो वाला नियम कि 117% की वैल्यू कितना है, अगर 2808 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2808 डिवाइड बाई 117 हो जाएगी। तो अगर आपसे 100% का वैल्यू निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 2808 बट्टे 117 और इंटू 100। चलिए गुणा कर लीजिए, 8 8 16 2 18, 9 से कट जाएगा तो 9 से काटते हैं तो 9 तिरिक 27, 1 और 0 9, 1 कम 9 और 9 दूनी 18, 9 से इसको काटिए तो देखिए ये कटेगा आपका 9, 13 9 117 होता है ना, 13 बार में कट जाएगा और फिर 13 से इसको काट लीजिए। देखिए तो काटेंगे तो देखिए 13 दूना कितना हो जाएगा आपका ये 13 दूना 26, 5 और 2 52 हुआ, 13 चौका 52 यानी 24, और 24 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2400, यानी जो क्रय मूल्य होगा मेज का वो कितना है 2400, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। आखिरी क्वेश्चन क्या है कि x + 11 इंटू 3 - 5x में x का गुणांक क्या होगा। तो x का गुणांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें गुणा करना होगा। ये नहीं कि यहाँ पे x के साथ 5 लगा है तो, क्योंकि देखिए यहाँ अलग है यहाँ अलग है और बीच में गुणा का निशान
लगा है। तो जब तक गुणा नहीं करेंगे तब तक हम लोग गुणांक नहीं बता पाएंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो x का गुणा 3 में करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा आपका हमारा यहाँ 3x हो जाएगा, माइनस तो माइनस 5 इंटू एक्स में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5x² बन जाएगा। x में गुणा करेंगे तो x² -5 है तो -5 लगा देंगे। ठीक पहले वाले का हो गया। फिर दूसरे बार देखिए प्लस है तो यहाँ पे आप क्या लगाइए, प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक 11 गुणा 3 में करेंगे तो 11 3 33 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तो चिन्ह हमारा माइनस आता है। और 11 गुणा 5 में करेंगे तो 11 5 55x हो जाएगा। ठीक सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा -5x²। देखिए 55 -55 है प्लस 3 है तो घट जाएगा तो -52x आ जाएगा और प्लस 33। ये हमारा द्विघात समीकरण पूछा है और हमसे पूछा है कि x का गुणांक क्या होगा। तो x के गुणांक के साथ क्या लगा है 52 यानी कि 52। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बाकी अच्छे से एग्ज़ाम देते रहिए और धन्यवाद।